नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। चिराग पासवान ने आज वरिष्ठ समाजवादी नेता से मुलाकात की, शरद यादव से मुलाकात की और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि राजनीति के गलियारों में इसे बेहद अहम माना जा रहा है। आशीर्वाद यात्रा के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया गया है चिराग पासवान की तरफ से। चिराग पासवान अपनी मां के साथ राजधानी दिल्ली में शरद यादव से मिले। चिराग से मुलाकात के दौरान शरद यादव उनके पिता रामविलास पासवान को याद कर बेहद भावुक हुए। उन्होंने कहा कि 1974 से उनका और रामविलास पासवान का साथ रहा था और ऐसा रिश्ता राजनीतिक जीवन में कम ही देखने को मिलता है। साथ ही शरद यादव ने कहा कि अब जो जनता है चिराग के साथ है। एलजेपी में टूट के बाद बिहार में चल रही अपनी आशीर्वाद यात्रा के बीच में आजकल चिराग पासवान दिल्ली में हैं। वो आज अपनी मां के साथ बीमारी से उबर रहे शरद यादव का हालचाल लेने पहुंचे। बताते चले कि शरद यादव के चिराग पासवान के पिता और एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के साथ काफी घनिष्ठ संबंध थे। दोनों ही नेताओं ने अपना राजनीतिक जीवन करीब करीब एक साथ ही शुरू किया। फिलहाल चिराग पासवान अपनी मां के साथ रामविलास पासवान वाले बंगले में ही रह रहे हैं। चिराग से जब उनके बंगले के बारे में सवाल पूछा गया तो आपको बताते चले उन्होंने उसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इस सवाल के बहाने अपने धुर विरोधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनके बंगले की बजाय सरकार जो है, आपको बताते चले उन लोगों की चिंता करनी चाहिए सरकार को जो बिहार की बाढ़ में बेघर हो गए। तो पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लग चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामलों में हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार सहित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अन्य सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंप दी है। मामले में 3 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सोमैन सेन और सुब्रत तालुकदार शामिल थे। आपको बताते चले पीठ ने पहले एनएचआरसी अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश सौंप दिया है। रिपोर्ट सौंपने के बाद अब अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को संभव। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी के 6 साल बाद संतान नहीं होने पर महिला को देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा गया। इससे इनकार करने पर देवर ने जबरन उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू डाल दिया। महिला ने कहा कि उसकी 6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन कोई संतान नहीं होने की वजह से ससुराल के लोग प्रताड़ित करने लगे थे और देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालते थे। महिला के मुताबिक प्रताड़ना से बचने के लिए वह कुछ दिन मायके में भी रही, फिर वापस ससुराल आ गई। आपको बताते चले कि उसने कहा यहां आने पर उस पर जुल्म और बढ़ने लगा। उसने कहा कि एक ही दिन पहले ही रात के समय में कमरे में सोई थी, लेकिन अचानक देवर आ गया और वह दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। महिला ने कहा कि वह किसी तरीके से भागकर अपने भाई के पास पहुंची और फिर अपनी आपबीती पुलिस अधीक्षक को सुना दी है। तो वहीं शहर के नवादा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित करमन टोला में गुरुवार की सुबह बकायदा पैसे के विवाद को लेकर हथियारबंद बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज कराने के लिए उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। जख्मी युवक ने मोहन सोनार के बेटे मोहित पर गोली मारने का आरोप लगाया। जख्मी युवक कामता प्रसाद कोइलवर थाना क्षेत्र के गीधा ओपी अंतर्गत बीरमपुर गांव का रहने वाला है। वह वर्तमान में कई वर्षों से आरा बस स्टैंड के पीछे करमन टोला मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है। कामता प्रसाद ने बताया कि उसने 3 साल पहले एक मकान खरीदने के लिए 21 लाख रुपए दिया था, लेकिन उस बदमाश ने मकान किसी और को बेच दिया। जख्मी युवक ने कहा है कि पहले भी पैसा मांगा जाता था, लेकिन हमेशा टाल मटोल किया जाता रहा। 20 तारीख को पैसे देने के लिए कहा गया था। आज सुबह
जब वह साइकिल बनाने के लिए बस स्टैंड गया था तो बताते चले वहां बदमाश द्वारा उसका पीछा किया जाने लगा। साइकिल बनवाकर लौटने के क्रम में वह जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तभी बदमाश ने पीछे से उसे गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही नवादा थाना अध्यक्ष संजीव कुमार अपने दलबल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मी युवक से घटना की पूरी जानकारी ली। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तमिलनाडु में स्कूल 1 सितंबर से फिर से खोले जाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि तमिलनाडु के स्कूल को फिर से खोलने पर फैसला 20 अगस्त के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 सितंबर से राज्य में 50% क्षमता के साथ 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल जो है उन्हें खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने मानक संचालन प्रक्रियाएं SOP भी जारी कर दी हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। आपको बताते चलें, तमिलनाडु स्कूल खोलने के लिए कई शर्तें रखी गई, जैसे कि शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मचारी अगले सप्ताह से अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरेंगे। एलिजिबल स्टूडेंट्स और कर्मचारियों को वैक्सीनेशन करवाना होगा और आपको बताते चले अगर उनमें कोई भी कोरोना के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। तो झारखंड के गुमला में एक युवक ने पैसे नहीं देने पर पिता की हत्या कर दी है। आपको बताते चले मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2500 रुपए नहीं देने पर युवक ने अपने पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इलाके में इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना गुमला की सदर थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर गिडरा गांव में कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को कुदाल से काटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने आरोपी महादेव उराव को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महादेव के पिता बहुरा उराव ने पिछले दिनों लगभग 5200 रुपए में एक जमीन बेची थी, जिसमें बेटे ने 2500 रुपए का दावा किया। 18 अगस्त की रात पिता पुत्र के बीच रुपए को लेकर काफी बहस हुई। पैसे नहीं देने पर युवक ने पिता की हत्या कर दी। तो एक बार फिर से अमेरिका में कोरोना के नंबर्स बढ़ते दिख रहे हैं। बीते 24 घंटों में अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताते चले रिपोर्ट्स के मुताबिक हर घंटे अमेरिका में 42 मौतें हो रही हैं। अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप अब बढ़ने लगा है। आपको बता दें, मार्च के महीने के बाद पहली बार अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर कोरोना के कारण मौतें हुई। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कारण 2017 में लोगों की मौतें हुई थी। अमेरिका में कोरोना महामारी के कारण अब तक कुल 6,30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिका पूरी दुनिया में कोरोना से हुई मौतों में नंबर 1 रहा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर लोगों को दोबारा मास्क लगाने के लिए कहा गया। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में कोरोना को नया वेरिएंट डेल्टा कोहराम मचा रहा है। दुनिया भर के कई देशों में संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़ रही है। अमेरिका में केस बढ़ने के साथ अस्पतालों में बेड्स की कमी देखने को मिल रही। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बाइडेन सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन आपको बताते चले अभी तक उसे सफलता नहीं प्राप्त हुई। तो बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सहयोगी हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुलाम। यादव का यह बयान तब आया जब उनसे जाति आधारित जनगणना पर सवाल किया गया, उनसे टिप्पणी मांगी गई। राजद जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा है। हम 4 अगस्त से प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, तेजस्वी ने कहा, ताकि जाति आधारित जनगणना के बारे में बात कर सकें। लेकिन पीएम के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय नहीं। नीतीश कुमार सहयोगी हैं या पीएम के गुलाम। राजद नेता ने बुधवार को राज्य में राजद के विस्तार को लेकर झारखंड के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। आपको बताते चलो उन्होंने कहा आगे कि मैं पार्टी का काम
सुनिश्चित करने के लिए हर महीने के तीसरे रविवार को झारखंड का दौरा करूंगा। पिछली बार हमने कम अंतर से कुछ सीटें गंवाई थी। हमने मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। तेजस्वी ने बताया कि संजय यादव झारखंड में राजद के प्रधान महासचिव हैं। प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए राजद नेता ने कहा, बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य में एक भी केंद्रीय समिति नहीं भेजी गई। पीएम ने बिहार में बाढ़ संकट से मुंह मोड़ लिया है। और आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने हमला बोला। राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के पर्वतीय इलाकों में अगले 24 घंटे में कई स्थानों पर बारिश से बहुत गंभीर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ मलारी हाईवे आज 6वें दिन भी बंद पड़ा रहा। आपको बताते चलें, लंबे समय से हाईवे बाधित होने से नीति घाटी के ग्रामीणों की जिंदगी ठहर सी गई थी। बुधवार को एनडीआरएफ ने आवाजाही बहाल करने के लिए हाईवे किनारे बह रही धौली गंगा में नाव के संचालन का प्रयास किया, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। अब एनडीआरएफ की टीम भी चट्टान से भूस्खलन रुकने का इंतजार कर रही है। प्रशासन नीति घाटी के गांवों में हेलीकॉप्टर से राशन व अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाने की तैयारी कर रहा। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई। ऐसे में मौसम विज्ञानियों ने आगाह किया है कि बारिश के दौरान लोग घरों से बाहर ना निकलें। इसके साथ साथ मौसम विभाग की ओर से राजधानी दून व आसपास के इलाकों में तेज गर्जना के साथ 1-2 दौर की बारिश की संभावना जताई गई।